Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 जजेस बेंच ने एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने यूनानिमसली रिफ्यूज़ किया है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता। और देखिए यूनानिमसली मतलब होता है कि 5 के 5 जजेस ने रिफ्यूज़ किया है और इवन के एक जज ने भी इसके समर्थन में नहीं कहा है। तो देखिए कितनी दुख भरी बात है कि आप किसी एक पर्सन से प्यार करते हो, उसके साथ रिलेशन पे हो, बट ड्यू टू द फैक्ट डैट कि आपकी कंट्री में सेम सेक्स मैरिज को इलीगल माना जाता है, आप उस पर्सन के साथ मैरिज नहीं कर सकते। बट देन अगेन यू हैव टू सी द बोथ साइड ऑफ द कॉइन, क्योंकि अगर एक कंट्रीज़ में जो लॉज हैं, जो वहाँ पे एक्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्शन होते हैं एक कंट्री के ट्रेडिशन के, वहाँ के कल्चर के, वहाँ के रिलीजन के, क्योंकि इन सभी एस्पेक्ट को देख कर ही वहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन ट्रेडिशन में, इन कल्चर्स में चेंज आते हैं बट विद टाइम। क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो अप टू 2018 अगर सेम सेक्स पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते थे तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाता था अंडर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड। बट 2018 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमसली डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने क्या किया, इस सेक्शन को स्टक डाउन कर दिया। और उसके बाद अगर सेम सेक्स पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होते हैं तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। तो देखिए चेंज आती है, क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, बट चेंज आने में समय लगता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिफ्यूज़ किया है कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे सकते, इसका एक अलग रीज़न है, इसका ये रीज़न भी नहीं है और उस रीज़न के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 5 जजेस एट लीस्ट होने चाहिए। और उन्हें यूनानिमसली रिफ्यूज़ किया है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। और स्पेशल मैरिज एक्ट क्यों लाया गया था? इंडिया के मैरिज सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट आपको परमिशन देता है कि आप इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हो, आप इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हो, तो आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी इसे चेंज कर सकता है और सेम सेक्स मैरिज को वैलिड डिक्लेयर कर सकता है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि मैरिज एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमें डूज एंड डोंट्स दिए गए कि आपको ये स्टेप फॉलो करते हो तो आप मैरिज कर सकते हो, अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करते तो आप मैरिज नहीं कर सकते। हर जगह मैरिज का कंसेप्ट डिफरेंट है और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है, आपके कल्चर पे डिपेंड करता है, आपके रिलीजन पे डिपेंड करता है। ये सभी डिफरेंट फैक्टर हैं जो हर प्लेस में डिफर करते हैं। और एट द सेम टाइम किसी रिलीजन में मैरिज को क्या माना जाता है? सैक्रेमेंट माना जाता है, सैक्रेड माना जाता है। अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो उधर मैरिज को क्या माना जाता है? सैक्रेड माना जाता है। पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है। अगर हम बात करें जुडाइज़म की बात करें, अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहाँ पे वो शादी करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है जो मैरिज है वो एक वॉलंटरी यूनियन है। आप खुद अपने होशो आवाज़ में क्या करते हो, एक पर्सन के साथ शादी करते हो। और यूनियन सिर्फ आपके परिवारों का नहीं होता, आपके माइंड का होता है, आपकी बॉडी का होता है, आपके सोल का होता है अदर पर्सन के साथ। और ये चीज़ दिखाता है कि कितनी ज़्यादा आप डीप कमिटमेंट करने वाले हो उस पर्सन के साथ। आपने एक पर्सन के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है और लाइफ स्पेंड करने के लिए आपको डिवोशन दिखानी पड़ती है उस रिलेशनशिप को। और देखिए आपकी माइंड, बॉडी और सोल का जो यूनियन होता है ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप कहीं भी शादी कर रहे हो ना तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल का यूनियन होता है। बट द थिंग इज़ कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो चेंज होता रहता है विद टाइम, क्योंकि जो आपके रीति रिवाज हैं डज नॉट मैटर वो कितना ज़्यादा उनको अपोजिशन है, चेंज हमेशा आती रहती है। आप देख सकते हो कि फ्रॉम सती टू विडो री मैरिज टू चाइल्ड मैरिज, क्योंकि किसी टाइम में सती को माना जाता था कि ये सही है, विडो री मैरिज को नहीं करने दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो सकती थी, इंटरफेथ मैरिज नहीं हो सकती थी। बट इस समय क्या हुआ है, ये सब चेंज हो गया है। और इवन के जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो मेटामॉर्फोज्ड हो गया है, वो चेंज होता है, वो इवॉल्व होता है विद टाइम। और इवन की अगर मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात की जाए ना तो अगर हमारे एंसेस्टर, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 1000 साल पहले जाने की ज़रूरत नहीं है या 2000 साल पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन की 200 साल पुराना अगर हमारा कोई एंसेस्टर इस समय हमारी मैरिज को अटेंड करे तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो रिकॉग्नाइज ना कर सकें। वो बोलने कि ये कौन से रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज तो हमने कभी देखे ही नहीं है।
और देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो चेंज आती है ना वो किसके थ्रू आती है, लॉ के थ्रू आती है। एक कंट्री कौन सा एक्ट पास कर रही है, कौन सा लॉ पास कर रही है, और सिटीजन के ऊपर वो बाइंडिंग होगा क्योंकि वो लॉ है लैंड का, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि चेंज कैसे आती है। और लॉ बनाने का हक किसके पास होता है, लेजिस्लेचर के पास। आप अगर सेंटर की बात करें तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और आप स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, उसमें लॉ बनाता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है किसकी, लॉ की। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर हम आर्टिकल पढ़ें 245 एंड 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट थर्ड ऑफ द 7 शेड्यूल। देखिए 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट, और एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लॉ बना सकता है कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, और यूनियन लॉ बना सकता है कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में। तो जो थर्ड लिस्ट है वो कौन सी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम मैरिज की बात करें, अगर हम बात करें डाइवोर्स की, अडॉप्शन की बात करें, ये सारे फैक्टर किसके अंडर आते हैं, लिस्ट 3 ऑफ द 7 शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है और लेजिस्लेचर के पास भी ये पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, इस मैटर में लॉ बना सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लॉ पास करके कि आप क्या करो, क्वीर मैरिजेस को भी क्या करो, लीगल रिकॉग्निशन दो। क्वीर मैरिजेस क्या होती हैं, देखिए जो ट्रेडिशनल मैरिजेस होती हैं वो मेल और फीमेल के बीच होती है, बट क्वीर मैरिज क्या होगी, जो किसी कंट्री में नॉर्मल मैरिजेस नहीं होती हैं, लाइक क्या, मैन और मैन की मैरिज या फीमेल और फीमेल की मैरिज। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, एट द सेम टाइम स्टेट के पास है। देखिए मैरिज को इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों दी जाती है, वो इसलिए क्योंकि ये स्टेट इसको खुद रेगुलेट करती है, और स्टेट सिर्फ इसे रेगुलेट नहीं करती है बल्कि आपको कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक आपको इनहेरिटेंस, सक्सेशन और बहुत ज़्यादा डिफरेंट बेनिफिट्स, लाइक इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट मिल जाता है, अगर आपको लोन लेना हो आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, और 100 टाइप्स के बेनिफिट मिलते हैं मैरिड पर्सन को जो एक सिंगल पर्सन को नहीं मिलते। और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, ये हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पार्टिकुलर ऐसे पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लेजिस्लेशन वैक्यूम होने की वजह से हम वहाँ पे चलो लॉ बना सकते हैं, ये एक फैक्टर हो गया। और साथ ही साथ हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमारा काम लॉ बनाना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हम उसे स्टक डाउन कर देंगे, बट ये एक लेजिस्लेटिव डोमेन है कि आप क्या करें, सेम सेक्स मैरिज के पर्सन को क्या करें, लीगल रिकॉग्निशन दें, क्योंकि इस समय स्पेशली एक लॉ है जो उन्हें लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो हम उस लॉ के साथ छेड़छानी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, वहाँ पे एक आर्टिकल 21 है जिसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है। वहाँ पे कहा गया है कि आप क्या कर सकते हो, कपल्स क्या कर सकते हैं, एंटर हो सकते हैं यूनियन में। देखिए राइट टू मैरिज ना फंडामेंटल राइट नहीं है, बट आपको क्या कर सकते हो, यूनियन बना सकते हो। और ये फ्रीडम ना सिर्फ स्ट्रेट पर्सन को दी नहीं गई है, ये क्वीर पर्सन को भी दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, मैन और फीमेल भी कर सकते हैं, यूनियन में आ सकते हैं। और ये फेलियर ऑफ द स्टेट है कि वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर सक रहे हैं, और साथ ही साथ सेम सेक्स मैरिज को लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए जब भी आप किसी चीज़ को फोर्स करते हो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट किस में हो सकते हैं, क्वीर कपल्स में जो शादी नहीं कर पा रहे हैं अंडर करंट लीगल रेजीम। और स्टेट की कुछ ऑब्लिगेशन होती हैं, और ऑब्लिगेशंस वो क्या होती हैं, टू कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। और अगर कोई पर्सन क्या करना चाहता है, यूनियन में आना चाहता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, डज नॉट मैटर वो सेम सेक्स पर्सन है या डिफरेंट सेक्स पर्सन है, आपको क्या करना चाहिए, उनको ये बेनिफिट ग्रांट्स करने चाहिए लॉ के अंदर, और उनके लिए लाइफ मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। और एट द एंड में कहना चाहूँगा कि देखिए चेंज ज़रूर आता है, बट चेंज को आने में टाइम लगता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोशल एक्सेप्टेंस मिलना, क्योंकि अगर चेंज आ भी जाए और सोसाइटी उसे एक्सेप्टेंस ना दे तो देन अगेन वो लॉ लाने का वो फ़ायदा नहीं होता। तो कम से कम हमें पहले क्या करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बाद लॉ पास करना चाहिए ताकि किसी भी पर्सन को सफ़र ना करना पड़े। आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।